एक कितने महीने पहले गुनाह की थी उन्होंने? किन्होंने सर? सर इनको याद है 3-4 महीने, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो पहले। गया। हाँ उनको सर्दियों की शुरुआत में सर जी। सर्दियों की शुरुआत में। ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेश नारायण राय ने लगभग 7 महीने पहले गुनाह किया था, और उस गुनाह के बारे में बार बार इंगित किया जा रहा था कि तुम अपराध कर रहे हो। और वो क्या अपराध था कि गुनाहों के देवता इस पुस्तकालय से उन्होंने ले गए थे, इशू कराया था, और उसे लौटाने की जो अवधि थी, निर्धारित अवधि, वो बीत गई और बीतती चली गई। तो यहाँ के जो प्रभारी अलग अलग समय अलग अलग प्रभारी गण थे जो सक्रिय थे, उन्होंने इनसे निवेदन किया था, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। लेकिन जो 1-1.5 सप्ताह में जो पुस्तकालय की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, उसके बाद से अचानक इन्हें बोधिसत्व प्राप्त हुआ। उन्हें लगा कि इस गुनाह को इसी बहाने धो लिया। तो आज इन्होंने उसके लिए बड़ा अनूठा और अद्भुत तरीका अपनाया। अपने संग्रह की 10 पुस्तकें बतौर गुनाह के परिमार्जन के लिए, उसको परिष्कृत कर होने के लिए, पवित्र होने के लिए, इन्होंने 10 पुस्तकों की एक बहुत ही अच्छी पुस्तकें संग्रहणीय और पठनीय है, उसको आज वो पुस्तकालय को समर्पित कर रहे हैं। तो अगर हम मनोविनोद में कहें तो आप ऐसे गुनाह बार बार करिए, लेकिन ये ऐसी अच्छी पुस्तकें, पुस्तकों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा, ये जान बड़ा अच्छा लगा। और कैसे बढ़ा ये तो जानना चाहिए। ये गुनाह से इनको देवता बनने का एक रास्ता भी हो सकता है। नहीं सर, वो जो पुस्तक का निर्धारित शुल्क है, विलम्ब शुल्क 50 रुपये प्रतिदिन का है, और इतने दिन निकल गए थे कि हम गुणा भाग कर नहीं पा रहे थे, काफ़ी लंबा हो गया था। तो हम लगा कि अनगिनत पेनल्टी को कुछ ऐसा कर किया जाए जिससे कि वो जो हमारा जुर्माना भरने का हो वो भी अनगिनत हो। तो हमें लगा कि हमारी जो कुछ पुस्तकें हमने अपने विद्यार्थी जीवन में खरीदी थी, भोपाल के पुस्तक मिले से कुछ अलग, वो सारी पुस्तकें जो है मैं उनकी कीमत जो हमारे लिए बहुत है उसको दे दूँ। इसमें सर 2 पुस्तकें हमारे पिताजी की भी हैं, वो शायद अपने विद्यार्थी जीवन में खरीदे होंगे। एक जो शतरंज की मोहरें, ये पुस्तक बहुत पुरानी, काफ़ी पुरानी है, उनकी पुस्तक रखी हुई थी। हमें लगा कि ये काफ़ी दिनों से पड़ी है, इसका भी हो जाएगा। तो इसको भी सर हमने जो है पिताजी की पुस्तक दे दिया। सर अब 2 पीढ़ियों का जो है इसमें योगदान है, हमने जुर्माना पूरा कर दिया। ये पुस्तकालय है, इसके लिए आपको और आपके पिताजी के प्रति आभार जताता है। लेकिन सर एक सवाल ये है, मतलब इसको थोड़ा सा देखा न लें, लेकिन देवेश का जो स्टाइल है, जो जनरल स्टाइल में कुछ मिलते जुलते हैं, जो इनका हाव भाव, उस हिसाब से इनका जो कलेक्शन है बहुत गंभीर है। राही मसूम रजा भी हैं, अमृता प्रीतम भी हैं, गुलजार साहब भी हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व से जो हमारा एक जो कहते हैं एक्सपेक्टेशन, बातचीत का रोज का लहजा है, तो इस तरह के संघर्ष से मैं इनके प्रति मेरी धारणा बदलने लगी। क्या ऐसा है? उसमें फिराक पूरी भी है और जॉन एलिया को उठा ले गया है। क्योंकि 2-3 पहलू होते हैं। एक बहुत विशिष्ट पहलू ये है कि ऐसी पुस्तकों के प्रति इनका रुझान है, और ये पुस्तक सचमुच जो इनका संकलन है, वही मैं कह रहा हूँ। मैं भी इनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं इनकी तारीफ पहले भी कर चुका हूँ, ऑफ कैमरा ऑन द कैमरा दोनों कर रहे हैं। तो ये किताबें सचमुच बहुत है, और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए तमाम लोग इस घटनाक्रम से प्रेरित होंगे, जिन्होंने पूर्व में कुछ गुनाह किया होगा, अपने गुनाह धो लें। जैसे रविकर प्रिटेंड करते हैं बहुत गंभीर बनने का, लेकिन अभी तक कोई गंभीर संकलन दिए नहीं लाइब्रेरी को। इसको हमारे वरिष्ठ साथी वीरेंद्र सिंह जी हैं, और ये यहाँ के नियमित सदस्य हैं, रोज आते हैं, किताबों के बीच समय बिताते हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे, विगत 3-4 दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ की कुछ कौन सी किताब आपको बहुत आकर्षित कर रही है? यहाँ की सबसे पहले तो अपने संपादक जी को काफ़ी इस संग्रह के लिए, लाइब्रेरी की स्थापना के लिए काफ़ी मुआसिस। और पहली बात की तो एक किताब बंकिम चंद्र चटर्जी का मैं ले गया था,
वो उस किताब काफ़ी अच्छा लगा और उसकी कहानी जो थी इतनी अच्छी थी कि मैं उसको 2-3 दिनों में पढ़ चुका था। और यहाँ पे संग्रह में कई ऐसी साहित्यिक किताबें हैं जिसकी अध्ययन से वो हम अपने पत्रकारिता के जो करियर है बाकी लोगों के लिए वो अपने को ब्रशअप करने में काफ़ी वो सहायक साबित हो सकता है। इसलिए वो मुझे अपने को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पढ़ने में। बाकी लोगों से भी मैं आह्वान करता हूँ कि इसका फ़ायदा उठाएं। निधि जी भी आ रही हैं पिछले 3-4 दिनों से। निधि जी, आप तो रेगुलर यहाँ पे रही हैं और पुस्तकें आपने यहाँ से इशू भी कराई हैं। कौन सी पुस्तक और को प्रभावित कर रही है? किताबें तो बहुत सारी लगी हैं कि प्रेमचंद जी की गोदान पढ़ी थी, काफ़ी ले गए थे यहीं से, तो उसमें काफ़ी कुछ हिंदी पर भी पकड़ उसमें मजबूत होती है, उसमें कहानियों की तरह लिखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल लोग मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो हमारा स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम हो गया किताबें पढ़ने से। इसी बहाने पुस्तकों के बहाने आपकी स्क्रीन टाइम भी कम हो थोड़ा सा मोबाइल से दूर। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो फायदेमंद क्या लगा, स्क्रीन टाइम की? नहीं, किताबें पढ़ना। कोई भी लाइब्रेरी में अब हम लोग इस समय चेयर की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। अभी विषय तय नहीं है, हालांकि कोई गंभीर विषय ही होगा। और ठीक है, सेफ। हाँ, अब आप बोलिए। ऐसे चलता रहेगा। नहीं तो कौन एक आदमी ट्रीटमेंट नहीं, करने करेगा तो जरूरी नहीं। फायदा क्या होगा? तो आप चलिए शुरुआत करिए, उसमें पहले ही खुद करने लगते हैं। नहीं, मेन 1993 नहीं, 1933 का जो अंक था वो दिया है इसमें, रीप्रिंट है। और ये प्रेमचंद जी उनके संपादन में काशी में निकला बकायदे इसके अंदर ये भी बहुत मतलब अद्भुत है। ये देखिए ना, उसमें ये था कि इसका रेट दिया हुआ है कि हाँ, उसमें विज्ञापन में छपाई का रेट उस समय साधारण स्थानों में क्या था। एक पेज का 15 रुपया था एक महीने को। सर अगर एक मैं बता दूं कि अगर मुंशी प्रेमचंद जी को मैं नहीं पढ़ता तो टाउन हॉल की उस समय क्या मैंने योग्यता थी या कैसे वहाँ जलसे होते थे, और ये काशी अनाथालय का क्या रोल था, इन सब की मैंने महत्ता के बारे में हम जान ही नहीं पाते। तो एक दिन जब वो लहुरा भी पढ़ते गए तो वहाँ काशी अनाथालय सबसे ऊपर है और वनिता वेद का बोर्ड नीचे आपको सहजता से दिखाई देगा। हम खोजते देखे तो उसी में काशी अनाथालय है, उसी के अंदर। अब वहाँ से हटा दिया गया है काशी अनाथालय। नहीं, कुछ दिन चला 2022 तक, जब तक मैंने जाता रहा। फिर एक दिन और मैं गया तो पता चला कि वहाँ से उसको स्थानांतरित करके कहीं और कर दिया गया, वहाँ जाना पड़ा। जैसे हम लोग बीच में कभी जब पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता तो बिस्कुट ब्रेक वगैरह लेके वहाँ जाते थे मिठाई उठाई, या कभी पूछ लिया उनकी ज़रूरत हो गई तो अब वहाँ से सर हटा दिया। हालांकि संचालित वो राज्य सरकार के द्वारा ही होता है, वहाँ से भी हटा दिया। कहीं और हमें स्कूल का कैंपस छोटा पड़ रहा था, अभी तो बीच में उससे गए थे वहाँ से, कोई राजनेता आए थे, वो गए थे वहाँ पर अनाथों से मिलने। सर वाले जो जी सर, वो उसमें वनिता वाले। हाँ सर, वहाँ उसको छोटे स्तर पे रखे हुए मतलब। अच्छा। हाँ, बाकी बड़ा अगर यहाँ 10-12 ही बच्चे कहाँ ले जाए, कहीं और स्थानांतरित किए, वो ट्रस्ट ने किया है। मुझे तो बताया था कि 35 बच्चे हैं। जी सर, यहाँ वही बच्चे मिलेंगे, बाकी यहाँ जैसे संख्या बढ़ती है हटा देते हैं। कोई और जगह तय किया। जी भिंगारा जो अनाथालय था वहाँ भी विवाद चल रहा है कि बंद पड़ा है, काफ़ी संपत्ति है, जमीन काफ़ी हो गई। वो भी बंद है। चलने में यही चालू हालत में है, मतलब आप यहाँ जाके पूछ के दे सकते हैं या अपने से जाके दे सकते हैं। पूछने पर वो चप्पल वप्पल रिबन फीता कंघी साबुन सब मंगवाते हैं, और ऐसे आपकी इच्छा है 2 किलो मीठा ले जाके खरीद व्यवस्था चाहती है, हिंदी आप दे देंगे तो कई महीने बच्चे
मिठाई तो खा लेंगे 5 मिनट उसका कर सकता हूँ। सर एक बार हम गर्मी के सीजन में गए थे, ऐसे ही हम कहे कि 10 किलो आम खरीद के दे दें, तो वही बल्कि खुदे कहे कि आम तो खा लेंगे बच्चे, ज़रूरत ये है कि 1-2 साल का बच्चा है उसको हगीज चाहिए, फिर ऐसे चाहिए, तो हमका तब नोट कराइए, हमारी बजट में जितना आ जाएगा हम कर लेंगे। सर हमारा 1200 का बजट था, हम एक बड़ा वाला हगीज, कंघी, शीशा ये सब खरीद के साबुन ले जाकर बच्चों को देंगे। तो कहीं कि आपने ये इतना दे दिया, बड़ा अच्छा है, कई दिन चलेगा, आम तो 4-5 दिन में खा खत्म कर देंगे। जो कहें तो फंडिंग तो होती होगी एनजीओ सरकार से होती है। अब आपकी अगर जैसे हमारी इच्छा करती है कभी 6 महीने में वो एक साल भर में जाने की, तो आप जा सकते हैं। उसके लिए वो तय हुआ है कितने सामान देते हैं, क्योंकि ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो उससे कर वो सूची जो है जो अप्रूव हुई होगी पता नहीं कितने वर्ष पहले हुई, उसके बाद आवश्यकताएँ बच्चों की बदलती चली गई। ऐसा सामान होगा जो खराब जब रिबन मंगवाई थी तो वो फिर हम दाल मंडी से खरीदे उसको, तो भाजी भी दाल मंडी से खरीद के दिए थे। जैसे हमारे एक साथी हैं चाह रहे थे कि इस तरीके के बच्चों के बीच में अपना वो उनका बेटा एक्सपायर कर गया था 14 साल की उम्र में, तो जब उसका पढ़ता है तो वो चाहता है कि उनके बीच में जाए, तो ऐसा कोई रखा है? मिलाएंगे नहीं आपसे, बाकायदा कि बल्क रजिस्टर में लेकर आप दे देना। नहीं, जैसे एक दिन पूर्व आप जाइए, पूछ लीजिए कैसा कि कितने बच्चे, हम भी जाते हैं हर साल 17 जुलाई को जाते हैं, तो पूछ लीजिए, बाकायदा आपका नाम पता रजिस्टर में नोट हो जाएगा, और वो आपको अपनी कोई मैंने ज़रूरत का सामान का पर्ची दे देंगे। आप दूसरे दिन जिस दिन आपकी पुण्यतिथि है उस दिन आप ले जाके जमा कर दीजिए, फिर रजिस्टर में टेक फला साहब ने या फला निवासी इतने सामान दिए, इसकी एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी है, अगर खाद्य सामग्री दे रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़, पूरा रजिस्टर मेंटेन होगा। 1 घंटा 2 घंटा लगता है वहाँ बैठने, रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। अगर आप एक आध बच्चों को देखना चाहते हैं तो दरवाजा खोल देंगे, पीछे बड़ा सा आंगन है, आप उसमें देखेंगे, मिलवाते गए हैं मेंटो। नहीं तो चाहते थे कि नहीं तो ऐसा जाए उनको उनसे बात करें या अपनी जरूरत तो बता देंगे कि जैसे 2 साल के बच्चे के लिए चप्पल खरीद दीजिए या वो खरीद कितने बच्चे हुए? अब उस संख्या के हिसाब से, इसीलिए मैं एक दिन पहले जाना पड़ेगा आपको कि अभी आपकी वास्तविक संख्या क्या है, 22 है, 35 है, 27 है, उस हिसाब से बताएंगे। और वहाँ वाले के लिए करने के लिए फिर आपको लार्ज पैसा चाहिए, फिर इनका दूसरा करना वहाँ को 100-125 की संख्या वहाँ पुदार वाले बड़े सर वो वृद्धाश्रम आंध्र विद्यालय अच्छा, दुर्गा कुंड बोला। दुर्गा कुंड, तो यहाँ पर एक थी इंटरनेशनल फुटबॉलर थी, तो ये नहीं कि 100-200 वाली दे दीजिएगा, मतलब गंजीन साड़ी का मतलब कि थोड़ा मजबूत रहे। तो हाँ, तो भी लोग निपटाते हैं ना। जी तो जैसे आप दुकान में चले जाइए और कहिए कि देसी घी दे, दुकानदार पूजा कौन पूछेगा, कौन सा पूजा वाला या खाली चाहिए। तो आप कहेंगे पूजा वाला, तो इसका भगवान के साथ में वहाँ चलो, जो पूजा के लिए घी आपको उसमें पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो खाने के लिए वो ठीक ठाक भी दे तो वो खाने का आप ठीक कहने आएंगे नहीं। अरे स्वागत है जय। आज मतलब आज ये सभी किताबें देखी मुझे कितनी संख्या हो गई है वीडियो और किस्सा जो कृष्णकली में शहर पूर्णा मंदिर के रवि सुमन कौन है? वही वाला नहीं? नहीं कोई और NDT। चमक ज्यादा है। 5 इधर है, 10 अरविंद जी गए हैं 5 इधर। 15 का नहीं 11 हो जाएगा ना 11,500 उसमें 11 शुरू। की तरफ से 5 हंस जो हंस का जो है काशी अंक है 1933 नवंबर 1933
प्रकाशित हुई थी, उसका ही प्रिंटिंग है ये 2022 में। और इसमें कई अच्छी जानकारियाँ मिली हैं उस समय की पत्रकारिता, उस समय के लेखन और उस समय के साहित्य के बारे में। खैर प्रेमचंद जी की जब लिखनी है तो उसमें कोई बात ही नहीं करनी, बाकी सारे इसको प्रकाश करें। नहीं, हंस तो खैर नाम से ही हंस है। और जब प्रेमचंद जी इसका ने संपादन किया होगा और वो अंक अगर हमारे हाथ में है तो आप समझिए कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और विशेष बात यह है कि इसको अरविंद मिश्रा जी ने अपने संग्रह से निकाल के इस पुस्तकालय को सौंपा, तो ये और विशिष्ट हो जाता है। अरविंद जी ने आज 11 पुस्तकें आपकी लाइब्रेरी को भेंट की हैं। इसमें कि मैमराजी है, जयंती रंगनाथन जी की कृति है, ये कहानी संग्रह है, हमें लगता है अलग अलग है। इसके अलावा ये उपेंद्र विनायक सहस्त्रबुद्धे जो काशी के हैं, विद्वान आदमी हैं, उन्होंने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई पर पुस्तक लिखी है। एक धेनु पर जो गाय है उसके बारे में है। और इसके अलावा भी कई पुस्तकें हैं हमारे पास आई हैं। ये मणिकर्णिका पे है, काशी की कन्या मणिकर्णिका का जन्म स्थान पर जो लक्ष्मीबाई है उनके बारे में। बाजीराव घाट, ये सारी पुस्तकें हैं। और ये 3-4 पुस्तकें तो उपेंद्र विनायक सहस्त्रबुद्धे जी की। ये जो 11 पुस्तकों का ये पूरी जो एक खेत है, ये अरविंद मिश्रा जी के हाथों से आपकी लाइब्रेरी को समर्पित की जा रही है। इसके अलावा जो 5 पुस्तकें जो पांडे जी की तरफ से हैं, ये भी बहुत ही पठनीय पुस्तकों की श्रेणी में किस्सा वो है मारियो वार्गस ल्योसा का। और ये भी राजकमल पेपर वैक्स का प्रकाशन है, तो बढ़िया अंक आ गया। ये देखिए, इश्क में शहर होना, इस पुस्तक के नाम मात्र से ही आप अंदर से कुछ होने लगता होगा। ये सब ये रवीश कुमार जी का है। ये तब लिखे हैं जब संघर्ष के दिनों में जो है दिल्ली रहा करते थे, और उनको लगा कि इस लाखों की भीड़ में हम खो जाएंगे और एक नई पहचान हमारी जो है यहाँ दिल्ली में नहीं बन पाएगी जो है। अच्छा। तो इसके बाद एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है चांदनी चौक में जो है, चांदनी रात में, चांदनी चौक पर चांदनी चौक के चांदनी रात में जो है चांदी का चम्मच आज मुलाकात होती है। और जो है मुलाकात होने के बाद फिर धीरे धीरे जो है दोनों का बराबर मिलना होने लगता है। फिर बाद में वही लड़की उनकी जो जीवन संगिनी बन जाती है। तो इसी के बारे में जो है वो तो इस समय की पिक्चर है, वो श्री राम जी जी हाँ हाँ, तो कॉलेज में है वो। जी हैं अभी मेडिकल हिस्ट्री की प्रोफेसर। जी जी सर। तो बाद में वही उनकी जीवन संगिनी बन जाती हैं और उसी के बारे में वो जो है लिखे हैं। फिर बाद में उनसे शादी होने के बाद जो है उनका उत्थान हुआ, तो बहुत जो है तेज़ी से बढ़े, और दिल्ली में क्या जो पूरे देश में इनकी एक अच्छी पहचान बनी थी। चलो भाई, ये शिवानी जी की लिखी होती है कृष्ण कली, इसके बारे में कुछ बताइए। जी ये शिवानी जी की इसमें जो है 5-6 कहानियाँ हैं। वो जो है माने कहानियों को ज़्यादातर जो है तो महिलाओं पर लिखी हैं कि महिलाएं कैसे संघर्ष करती हैं और संघर्ष करने के बाद जो है माने बढ़ती हैं, और महिलाओं को क्या क्या जो है मतलब कि राइट मिलना चाहिए, उस पर जो है मतलब पूरी इनकी किताब है। और ये सब जो है एक लेखक हैं जो है मतलब प्रयागराज के रहने वाले हैं, और यहाँ जो है मतलब BHU में ही जो है मैंने पले बढ़े हैं। तो उनकी कविताओं का जो है संग्रह है, तो जो प्रेम कविता है, प्रेम रस से भरा हुआ है। तो आज हम सब अरविंद मिश्रा जी को विशेष रूप से और अजय पांडे जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं, आभार जताते हैं पुस्तकालय परिवार की तरफ से। आप लोगों ने सुंदर पुस्तकें और उसमें और आपने इस वर्णन भी किया अलग अलग पुस्तकों के बारे में। तो उस पुस्तक पर कुछ चर्चा कर सकेंगे तो हम लोग का बैकग्राउंड समझ सकते हैं। अजीत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं?
फोटो खिंचाएगा तभी बोलूँगा। जी बताया जी जी। पहले तो अरविंद मिश्रा जी और अजय पांडे जी का धन्यवाद कि आज हमारे हिंदुस्तान परिवार पुस्तकालय में 16 किताबें नई आई और किताबें जो 1-2 महीने इशू कराई है उसको पढ़ने के बाद कई जानकारियाँ बनारस, एक तो बनारस की ही बात करें तो कई जानकारियाँ हमको नहीं थी, रहते बनारस में, लेकिन कई चीज़ें नहीं थी हमको जानकारी में। पुस्तक पढ़ने के बाद बहुत कुछ जानने को मिला। बस इतना। जैसे क्या चीज़ जानने को मिली है? हरी जी, कई गलियां हैं, कई जगह पे मंदिर हैं जो एकदम मैं नहीं जानता था। मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ, अभी तक नहीं गया, उसके बारे में जानकारी मिली। अब जिज्ञासा हो रही है कि उन जगहों पे मैं जाऊँ, देखूँ क्या स्थिति है। कौन जगह अभी जाना चाहिए? कुछ मंदिर हैं, पढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ पे शिव जी के जो 12 वो है उसके बारे में अभी मैं गया नहीं हूँ कहीं, इस बारे में आपको बता नहीं सकता। तो जाऊँगा नहीं, देखूँगा। इधर कचौड़ी गली में ही है, कई घूमिए तो असल नक्काशी इतनी अच्छी है मंदिरों की कि हम लोग को लगता था कि सिर्फ दक्षिण के मंदिरों में बड़ी अच्छी बारीक नक्काशी होती है, लेकिन कचौड़ी गली में कई मंदिर रहते हैं और घरों में, सबसे पहले तो घरों में, और उनकी नक्काशी और बनावट आप देख के लगेगा कि वाह क्या बात, मतलब कि दक्षिण के मंदिर। तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत नाजानकार हैं बनारस के बारे में। ये बात अजीत जी का नहीं ना जानकर जो बनारस में देखिए मंदिरों के छिपने का जो कारण जो है, जो बाद में उत्तर भारत में जो मुस्लिमों के हमले वगैरह हुए, तो उसमें कई मंदिर वास्तव में जो आपकी बात है उससे सहमत हो, वो अगर आप मणिकर्णिका गली में ही इधर से संकटा जी की तरफ से अगर मणिकर्णिका गली में अगर आप घुसें तो उसमें भी कई मंदिर ऐसे हैं जो कि ऐसी अनूठी कलाओं के। थोड़ा सा ये था जैसे अभी तो धाम बन गया, लेकिन पहले क्या हुआ कि घर लोग अपना बनाए, इंक्रोच कर लिए, अब मंदिर अंदर चला गया। इंक्रोच नहीं किया, उसको घर के अंदर ले लिए मंदिर। वही मतलब अब वो मंदिर है, मंदिर से बचाने के लिए। सर जब औरंगजेब ने हमला किया था तो उस समय कई जो यहाँ के बनारसी थे तो उन्होंने ये उपाय निकाला कि अगर वो अपने घर के अंदर बना देंगे मंदिर को, जैसे उसमें अगल बगल रख के पूरा मोहल्ला टाइप का बना देंगे, तो उससे मतलब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शहर को तो नहीं तबाह कर सकते हैं, मंदिर तोड़ सकते हैं पर शहर को तबाह, क्योंकि लोग भी उसमें कई उन्होंने अपनी, हाँ, और अपनी जान की मतलब उन्होंने औरंगजेब के लिए प्राइवेट और सरकारी का अरविंद जी का अध्ययन इस बारे में ऐसा कुछ नहीं है, लोग चर्चा करना सही कर रहे हैं, तो इस विषय में ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं जानते। जैसे एक मान्यता है कि उधर दक्षिण उसकी तुलना में अगर आज आई है ये मना था तो बहुत ज़्यादा नहीं। 15 रुपया महीना, 35 उस पत्रिका की कीमत देखिए, दाम कितना है, अब दाम देखिए ना, 1 पैसा 2 रुपये कितना है दाम तो नहीं थे, देखो पीछे देखो। तो 500 नया वाले का तो 500 है। अच्छा इसका दाम है, लेकिन वो मूल प्रति उसकी मूल प्रति से मूल का होगा। जैसे कल एक 5.5 रुपए की पुस्तक भी, हाँ क्या दर्ज है, 5.50 है उसमें से विज्ञापन का जो नियम बना था, एक बता दें हंस में जो विज्ञापन छापेंगे तो छापने वालों वाले को एक नियम बताया जाता था, उसमें था पहला कि एक किताब हम आपसे ले गए थे, वापस भी किए। विज्ञापन बिना देखे नहीं छापे जाएंगे। दूसरा, आधे पृष्ठ से कम का विज्ञापन छापने वाले को हंस नहीं भेजा जाएगा। तीसरा है कि विज्ञापन की छपाई हर हालत में पेशगी ली जाएगी। चौथा, अश्लील विज्ञापन नहीं छपे जाएंगे। विज्ञापन के मजमून बनाने का चार्ज अलग से होगा। वो आज जैसे आजकल हम लोग के यहाँ भी एक विज्ञापन होता है डिजाइन बनाने के भी, तो हर जगह शुरू तो वैल्यू एडेड कर देते हैं तो उसका चार्ज नहीं लेते हैं। कवर के दूसरे, तीसरे और चौथे पृष्ठ पर आधे पृष्ठ के विज्ञापन नहीं लिए जाएंगे। उपर्युक्त रेट में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी, किंतु कम से कम 6 मास तक विज्ञापन छापने वाले को
अब सर इसमें एक नया टर्म यूज किया गया है, बराबर के बराबर इतना रुपया कमीशन दिया जाएगा। हो सकता है ये इतने आना हो या इतने जो भी हो, कमीशन दिया जाएगा। और 1 वर्ष छपवाने वाले के साथ इससे भी अधिक की रियायत होगी। और 8वां है, साहित्यिक पुस्तकों के विज्ञापन में 25% कमी की जाएगी। तो ये थोड़ा सा अरविंद जी से आपकी बात बीच में कई बार बंद होके कब्जा कर लिया गया, घरों में रख लिया, इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। ऐश्वर्या ने बहुत सही बात कही और वही फैक्ट भी है कि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि हर मंदिर की सुरक्षा की जा सके, लेकिन कुछ जो जैसे टोडरमल जैसे लोग थे, इन लोगों के सहयोग से काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जिसमें बहुत सारे मंदिरों को बचा लिया गया। उसी क्रम में तिलबाटेश्वर मंदिर भी बचा है। उसी क्रम में आपका इधर जो जगवेश्वर महादेव है, जो हर साल महाशिवरात्रि पर एक जौ के बराबर बढ़ते हैं, मान्यता है वो, ये सारे मंदिर इसलिए सुरक्षित रह गए। उस पर तो बाकायदा तिलबाटेश्वर पर भी और यहाँ पर भी जगेश्वर महादेव के भी शिवलिंग पर बाकायदे वार करने के निशान है। आप देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हैं कि उस पर किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया, और जैसे शरीर पर कटे का निशान होता है उस तरह से कटे का निशान आप वहाँ उस पर देख सकते हो। तो और उसको कोशिश करके भी लोग नहीं तोड़ पाए, भागना ही पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं शहर में जिनकी सिर्फ अगर वो घर में देख के आप आरोप लगा दें कि वो मंदिर कब्जा कर लिए। हाँ, बाद में कुछ ऐसा जरूर हुआ कि मंदिर के बगल में दुकान खोल लिया, मंदिर के बगल में शौचालय भी तक बना दिए, कुछ लोगों ने ठीक ऊपर बना दिया। ये सारी अनियमितताएं हुई और इसी वजह से ये जो है धारणा बदल गई कि ये लोगों ने कब्जा कर लिया। जिस समय ये सारी चीजें की गई थी उस समय मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की पवित्रता, इन सारी चीजों को ध्यान में। अब जैसे अभी जयशंकर प्रसाद जी के घर में चले जाइए, उनके घर में एक प्राचीन शिव मंदिर है। वो अगर हमको लगता है कि वो भी घर के हाथे में शायद इसलिए ले लिया गया होगा कि ये एक मंदिर है, ये सुरक्षित रह जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मंदिर हैं शहर में। ये नए ढंग की जानकारी है कि उस समय क्या क्या उपाय किए गए। जनरल थिंकिंग यही था कि उसको पगियाने के चक्कर में लोग अंदर कर लिए। विश्वनाथ एक मान्यता ये भी है कि मंदिर अगर हमारे घर में होगा या मंदिर दरवाजे पर होगा, उतना जमीन जो है सरकार भी नहीं, हालांकि अब योगी बाबा उससे थोड़ा सा दूसरे, लेकिन उस समय की मान्यता यही थी कि अब ये हमारा है। उस हिसाब से भी लोग सोचते थे। बहुत सारे जो समृद्ध लोग थे उन लोगों ने अपने घर में मंदिर बनाए हैं। तो ये आप देखेंगे कि अगर कोई बड़ा कैंपस है और बड़ा अहाता है, उसमें रहने वाले लोग हैं, तो उसमें एक मंदिर अवश्य होगा। हम लोग के पुराने मोहल्ले में तो घर घर देखेंगे मंदिर, और उस मंदिर की जो पूरा पूजा और पूरी जो सेवा शुश्रूषा नियमित होती है और आज तक होती है। बहुत सारे परिवार हैं जो शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले गए हैं या नौकरी की वजह से, अन्य वजह से, उन्होंने बाद यहाँ पुजारी रखा हुआ है। सुबह शाम पूजा करता है, शाम को आरती करता है, पट बंद करता है, भोग चढ़ाता है, तो रात भोग की व्यवस्था नियमित आगे वो ये जो हम लोग का मंगलकरण हनुमान जी, लेकिन इससे इतर बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ शायद जल भी नहीं चढ़ता। बिल्कुल 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 है। आज की तारीख तो होता क्या है कि ये प्रतिशत 1 या 2 होगा, लेकिन जो आलोचना करने वाले लोग हैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, 90% को छिपा जाता है, इस 1% को ऊपर कर देते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ऐसे उपेक्षित मंदिरों की अलग से सेवा करे, उसके लिए अलग से बीच में तो अभियान वगैरह चल रहा है। तो एक चीज ये मंगलकरण जो हनुमान जी हैं अपने, और इन सब के पीछे कोई ना कोई पौराणिक मान्यता है। अगर हम लोग को भी शायद इसके लिए प्रयास करना चाहिए, कैसे भूले बिसरे जो मंदिर हैं या शिवलिंग है, मूर्तियाँ, प्रमाणिक आख्यान निकाल। शिवरात्रि पर अब की इस बार जब शिव के गणों द्वारा स्थापित शिवलिंग खोजने निकले हम वाराणसी वैभव में, पहले उसकी जानकारी मिली कौन से किस मंदिर में किस मकान नंबर में है, तो उसमें से कुछ ऐसे चिन्हित उसमें तो थे, तो करीब 53 या 63 ऐसे कुल थे।
तो उसमें से कुछ को ऐसा चिन्हित किया कि जहाँ तक पहुँच सके, जो अभी वर्तमान समय में स्थिति में दिख सके। तो उसमें से 11 को चिन्हित करके जब खोजना शुरू किया और जब खोजते खोजते सोनारपुरा क्षेत्र में पहुंचे एक, तो जो जिस दिशा का वर्णन, जिस स्थान का वर्णन जिस तरह से वाराणसी वैभव में किया गया था, उस आधार पर जब खोजते खोजते पहुंचे तो वो शिवलिंग हमको एकदम सड़क गली के लेवल में मिला और उसके ऊपर भी एक माला फूल की दुकान लगी हुई थी। वो नीचे उसके खुमचे के नीचे झांक के देखने पर लगा कि वहां शिवलिंग है। तो इस तरह से बहुत सारे शिवलिंग हैं। इसी तरह है, आप यहाँ देखिए जब सैफरान होटल खुला है, काशी का जो महात्मा बहुत बृहद है, तो कई घर ऐसे होंगे जहाँ पर साधु महात्मा की समाधि हाँ है, तो एक बार उसको तलाश किया जाए। उसको बहुत सारे घरों में है समाधियाँ। कम से कम 50-60 घर तो काशी में ऐसे होंगे जहाँ साधु महात्मा समाधि लिए और पूजा होती है और गुप्त है वो। और बहुत सारे तो ऐसी भी बड़ी विश्वनाथ गली में जिस मकान में हम लोग रहते थे, वो बहुत बड़ा मकान था। उस मकान का आगे का जो पोर्शन था वो बड़ा हंसता खिलखिलाता शुभ उस तरह, और पीछे वाले पोर्शन में एक कमरा ऐसा भी था उसमें कि नीचे से ऊपर तक उस सेक्शन में जितने लोग रहते थे कोई सुखी नहीं था, और आगे वाले पोर्शन में जितने लोग रहते थे वो कम में भी बहुत आनंद में रहते थे। समाधि है तो पता ही चला कि वहाँ और एक जो है किसी की समाधि थी उस पर्टिकुलर आंगन। अच्छा, एक मंजिल ऊपर आंगन था। पक्के महलों में तो इस तरह से मकान होते थे, गली से आप होते तो एकदम छोटा सा दरवाजा, समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं। आधा जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक आप अंदर घुसेंगे, और अंदर घुसने के बाद लगेगा ये कहाँ आ गया। पहले एक मंजिल चढ़िए, उसके बाद आंगन। तो उस मकान में भी एक मंजिल चढ़ने के बाद आंगन था। एक बार उनकी सूची बनाई है, सूची बना के उसको जो हाईलाइट करेंगे तो मजा आएगा। कई लोगों ने तो बाकायदा देखा था कि कोई बाबा जी है जो रात को निकल के टहलते हैं। और आप ये देखेंगे विशेषरगंज, क्या नाम है उसका, काल भैरव बाबा का जो मंदिर है, उसके अगल बगल जितने मकान हैं, ज्यादातर मकानों में समाधि है। वो जो गोरख बाबा के अनुयायी थे, उन लोग समाधियाँ हैं। तो शायद आप ही चर्चा कर रहे थे उस दिन ना, ये काल भैरव का जो स्थान है मंदिर का, जो है वो गुप्त काशी का प्रवेश द्वार है। तो अगर ऐसा रहा होगा तो निश्चित रूप से उसके अगल बगल बहुत सारे सिद्ध लोग रहते रहे होंगे, महात्मा लोग रहते रहे होंगे। नहीं, वहाँ जाना सबके बस का नहीं है, वो सूक्ष्म है, वहाँ स्थूल शरीर से नहीं जा पाएंगे। तो वो ऐसे गुप्त काशी ऐसे कोतवाल बाबा अपने हैं, तो कहाँ रहेंगे, जब मुख्य द्वार पर रहेंगे ना, तो वो मुख्य द्वार है और वहाँ से प्रवेश होगा आपका गुप्त काशी। इसका जिक्र योगी के आत्मकथा किताब में है कि वहाँ से प्रवेश करते हैं, कहीं से प्रवेश करते हैं, निकलते हैं सीर गोवर्धन की तरफ और वो एकाएक पहुँच जाते हैं खेत खलिहान में। तो इस तरह से गुप्त काशी में दिख रहा है, बहुत गोपनीय सूक्ष्म है वो, तो स्थूल में नहीं दिखेगा, वो सूक्ष्म है।